हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। हमारी ये पूरी वीडियो कवर करती है कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन को। इसमें हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में, कितने तरीके की वैक्सीन्स तैयार की जा। सो चाइनीज एंड इजिप्शियन पीपल ये क्या करते थे कि इंडिविजुअल्स को एक्सपोज कराते थे उन मटेरियल से जो मटेरियल उन्होंने स्मॉल पॉक्स के इंडिविजुअल्स से निकाला होता था। कोई स्मॉल पॉक्स का पेशेंट है जो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, उसकी स्किन पे जो आपके मार्क्स आते थे, उस मार्क को वो स्क्रैच करके उसमें से जो मटेरियल था वो मटेरियल निकालते थे और इंडिविजुअल्स को उस मटेरियल से एक्सपोज करते थे। तो कभी कभार तो क्या होता था कि कुछ इंडिविजुअल्स को आपका स्मॉल लेवल का माइल्ड लेवल पे स्मॉल पॉक्स हो जाता था। ठीक है, बट कभी कभार ऐसा भी देखा जाता था कि पर्सन जो है उसको आपका कोई भी सिम्टम्स नहीं आते थे, देयर वाज नो सिम्टम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स। सो यहाँ पर आपके साइंटिस्ट निकल के आए, एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटेंशनली जानबूझकर एक इनोक्यूलम तैयार किया। उस इनोक्यूलम को इन्होंने तैयार किया मटेरियल से, जो मटेरियल इन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन से निकाला था। तो उस टाइम पर जैसे स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कॉलेरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था, ऐसे ही कैटल में होने वाली एक बीमारी थी काउ पॉक्स। ठीक है, ये भी वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। तो काउ पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था वो क्या कहते हैं, जो भी आपका काउ पॉक्स से सफर करने वाले एनिमल्स थे, उन एनिमल्स की स्किन से उसने एडवर्ड जेनर ने इनोक्यूलम निकाला और उस इनोक्यूलम को उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल्स में डाल दिया। तो ये देखा गया कि उन इंडिविजुअल्स को आपका स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। दैट मीन्स काउ पॉक्स का जो मटेरियल है, काउ पॉक्स का जो स्ट्रेन है, यानी कि काउ पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, वही आपका स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो यहीं से लेकिन उस समय एडवर्ड जेनर जो थे, ऑफ कोर्स उनको ये नहीं पता था, उनको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी डिजीज और माइक्रोब्स की, बट उन्होंने ये इंटेंशनली किया। तो इनके काम को ऑनर करने के लिए, अब इनके काम ने क्या किया, बड़ा ही एक रेवोल्यूशनरी चीज निकाल के ले आई। सो इनके काम को ऑनर करने के लिए लुईस पाश्चर ने एडवर्ड जेनर को ही क्या कहते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन का नाम दे दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां से वैक्सीनेशन टर्म निकल के आया। एक्चुअली में वैक्सीनेशन का जो शब्द है वो आपका, ये जो दो टर्म है इसमें, ये जो वैका टर्म है इसका मतलब होता है काउ। तो ये काउ पॉक्स का जो मटेरियल था उससे उन्होंने इनोक्यूलम तैयार करके इंडिविजुअल्स को दिया, और इंडिविजुअल्स में देखा गया कि उनको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उनकी बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है, उनको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो वहां से लुईस पाश्चर ने वैक्सीनेशन टर्म जो है वो कॉइन किया। और लुईस पाश्चर ने उसके बाद जो है वैक्सीनेशंस को बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे डेवलप कराया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वैक्सीन तैयार करी। और ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डालते हैं, तो वो स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्सन के अंदर स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करके चला जाता है। तो अगर हम यहाँ से अब वैक्सीन की डेफिनेशन पढ़ें तो वैक्सीन बेसिकली क्या है। अगर आप वैक्सीन की डेफिनेशन को देखें तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ ए वीक लाइव और एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो वैक्सीन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सस्पेंशन तैयार किया जाता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है, जो आपका डिजीज कॉजिंग होता है। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम एक सस्पेंशन तैयार करें, अब उसके अंदर हम जो पैथोजन यूज करते हैं वो हो सकता है बहुत वीक फॉर्म में हो सकता है वो लाइव हो सकता है वो एटीन्यूएटेड फॉर्म में हो सकता है वो किल्ड फॉर्म में हो। तो अगर आप किसी भी रूप में आप अगर इस पैथोजन का एक सस्पेंशन तैयार करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उस सस्पेंशन को उन्होंने क्या टर्म दे दिया, लुईस पाश्चर ने वैक्सीन। ये वैक्सीन टर्म जो है ये आपका एडवर्ड जेनर की, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन काउ पॉक्स। ठीक है, काउ पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये उन्होंने मटेरियल स्क्रैप ऑफ करके उसका इनोकुलम तैयार करके इंडिविजुअल्स को दिया, और इंडिविजुअल्स के अंदर देखा गया कि दे गॉट इम्यूनाइज्ड और दे गॉट कैपेसिटी टू फाइट विद द स्मॉल पॉक्स। तो उन लोगों को स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन नहीं हो रहा था, बल्कि आसपास के जो बाकी के लोग थे उनको स्मॉल पॉक्स हो रहा था। सो इवन व्हेन दे वर इन कांटेक्ट विद द अदर पीपल हु वर सफरिंग विद स्मॉल पॉक्स, दे गॉट इम्यूनाइज्ड। कैसे उनको इम्यूनिटी मिल गई, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, स्मॉल पॉक्स की जगह पर, जिनको स्मॉल पॉक्स तो आसपास था ही फैला हुआ, उन पर्सन के अंदर उन्होंने काउ पॉक्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था।
ठीक है, और वो उन्होंने यूजुअली पाउडर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया था। सो इस तरीके से आपका वैक्सीन्स का जो है वो आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया धीरे-धीरे। और वैक्सीन के निकलने के बाद एक टाइम पर जो आपके वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो आपका बहुत ही ज्यादा फेयरफुल मानी जाती थी। प्रैक्टिकली अभी ह्यूमन हिस्ट्री से अगर हम बात करें पोलियो की, ठीक है, तो ये जो है आपका वो अब एक तरफ आप समझ सकते हैं कि खत्म ही हो चुकी है। पिछले 20 सालों में आपका यूएसए के अंदर कोई भी आपका पोलियो का केस नहीं आया है। क्यों? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन कॉन्सेप्ट ने ह्यूमन हिस्ट्री में मौजूद बहुत सारी डिजीजेस का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। उनमें से बहुत सारी डिजीजेस हैं जो अब पहले एक टाइम पे बहुत हुआ करती थी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पोलियो की, तो पोलियो एक तरीके का क्रिपलिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है, हमारे ब्रेन स्टेम और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो आपकी मोटर नर्व होती हैं, ये मोटर नर्व को ये पोलियो कॉज करने वाला वायरस जो है ये डैमेज कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लिम्स होते हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं, वो क्रिपल हो जाते हैं, यानी कि लाचार से हो जाते हैं। आपका जो मोटर कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत हुआ करता था, बच्चों में बहुत हुआ करती थी पोलियो की बीमारी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, पोलियो का भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। पोलियो अभियान, इंडिया में भी पोलियो अभियान चला है, और कितने सालों से इंडिया के अंदर भी पोलियो के केसेस नहीं आ रहे हैं। भारत से भी आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पोलियो जो है वो एब्सोल्युटली एबॉलिश हो चुका है। सो देखिए, दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन। तो ये टर्म हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टर्म ने बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसको ह्यूमन हिस्ट्री से गायब ही कर दिया। तो जब हम बात कर रहे हैं वैक्सीन की, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक वैक्सीन के अंदर। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो किसी भी वैक्सीन में होती है वो ये होती है कि वैक्सीन जो है आपका, इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्टेड पैथोजन। क्योंकि आप वैक्सीन जब बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किसी पैथोजन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए आपके वैक्सीन के अंदर कि इट शुड प्रोवाइड effective protection against पैथोजन। जो भी हमारा इंटेंटेड पैथोजन है उसके अगेंस्ट वो हमें इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, मतलब जब आप किसी भी वैक्सीन को ले रहे हो तो आप वैक्सीन को ले रहे हो आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा ना हो कि वो पैथोजन ही आपकी बॉडी के अंदर इन्वेजन स्टार्ट कर दे। सो पहली चीज तो ये मेक श्योर की जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैक्सीन के अंदर कि दैट वैक्सीन मस्ट इंश्योर दैट इट शुड प्रोवाइड इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंटेंटेड पैथोजन। दूसरी चीज जो हमारी वैक्सीन के अंदर होनी चाहिए वो ये कि वैक्सीन जो है वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये जो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कुछ सालों का हो। सो प्रोटेक्शन शुड लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, ये इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए, साफ सी बात है, अगर हम वैक्सीन का कॉन्सेप्ट इतना यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे लोगों को चाहिए होगा, एक लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीन की जरूरत होगी। तो वैक्सीन को जो है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली। तो वैक्सीन जो है वो इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। इसको बनाना जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, आसान होना चाहिए इसको बनाना। अगर इसको बनाने में आपका इकोनॉमी वाइज थोड़ा सा टेंशन होगा या थोड़ा सा ज्यादा ये एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द मेनी मिलियन एंड बिलियन पीपल्स। सो इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल टू प्रोड्यूस। इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वैक्सीन जो है वो हमारी शुड बी स्टेबल। अगर आपकी वैक्सीन आपने बनाई है इतनी मेहनत करके, अगर वो आपकी स्टेबल नहीं रहती है स्टोरेज के दौरान, तो वो आपका सारा काम जो है वो बेकार हो जाएगा। तो आपकी वैक्सीन जो है क्या होनी चाहिए, शुड बी स्टेबल ऑन स्टोरेज एज वेल एज स्टेबल होना चाहिए जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट से आप उसको वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं, तब भी आपका वो स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उसको यूज कर रहे हैं, यूज करने तक वो क्या रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारी वैक्सीन के अंदर। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैक्सीन आती है, वैक्सीन आप अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली वैक्सीन हम तैयार कर सकते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके। यानी कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं वो कैसा है, वो जिंदा है। तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप इस वैक्सीन को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वैक्सीन को आप कहें कि ये वैक्सीन उन पैथोजेंस के लिए या उन डिजीजेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है जो पैथोजन बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। सो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट
तो आप हल्की फुल्की डिजीजेस के लिए लाइव वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई डिजीज है जो ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो भी उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, तो उसको बनाने के लिए आप लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन तैयार कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। उसके लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइव वैक्सीन को लाइव क्यों कहा गया? बिकॉज इसके अंदर जो आपने पैथोजन यूज किया है वो जिंदा है, वो लाइव है। जो दूसरी तरीके की होती हैं वो होती हैं आपकी एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का मतलब होता है लोअर डाउन कर देना। देखिए, जो वायरस होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वायरुलेंसी। ठीक है, वायरस की वायरुलेंसी का मतलब ये है, वायरुलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू हार्म या एबिलिटी टू हार्म। तो आप अगर किसी तरीके से उस वायरस की या उस पैथोजन की जो कैपेसिटी टू हार्म, सॉरी, अगर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आप करें जिससे आप उस पैथोजन की वायरुलेंसी को कम कर दें और उसके बाद उसको आप वैक्सीन के अंदर डालें, तो उससे तैयार वैक्सीन कहलाएगी एटीन्यूएटेड वैक्सीन। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो लिविंग तो होगा, इस एटीन्यूएटेड वैक्सीन में भी जो ऑर्गेनिज्म आप पैथोजन यूज करते हैं वो लिविंग होता है, बट उसकी जो वायरुलेंसी होती है, वो वायरुलेंसी जो है वो हमने क्या कर दी होती है, रिड्यूस कर दी होती है। और उसकी रेप्लिकेबिलिटी भी रिड्यूस कर दी जाती है। कैसे रिड्यूस की जाती है? उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कुछ उसका हीट ट्रीटमेंट कर दिया, जैसे हमने लिविंग माइक्रोब लिया। कैसे हमारी एटीन्यूएटेड वैक्सीन तैयार होगी? लिविंग माइक्रोब लेंगे, तो लिविंग माइक्रोब की प्रॉपर्टी होती है वो बढ़िया तरीके से रेप्लिकेट करता है और बढ़िया तरीके से फिर वो अपनी वायरुलेंसी को शो करता है ना, अपना हार्म करना चालू करता है। तो अगर आप इसको एटीन्यूएट बनाना चाहते हैं तो आप इस लिविंग माइक्रोब का ट्रीटमेंट कर दीजिए, या तो आप इसे हीट दे दीजिए। तो हीट देने से भी क्या होता है, हीट देने से इसके अंदर की जो रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है और जो इसकी वायरुलेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, या आप इसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो केमिकल ट्रीटमेंट करने से भी इसकी वायरुलेंसी थोड़ी सी लोअर डाउन हो जाती है। सो एटीन्यूएटेड वैक्सीन हम टिपिकली जो है वो जो माइल्ड फॉर्म की डिजीजेज होती हैं उनके लिए हम इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की वैक्सीन जो होती हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के अंदर जो पैथोजन होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसके अंदर जो हम माइक्रोब यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो किल्ड फॉर्म में होता है, या फिर कहें वो आपका कंप्लीटली डेड माइक्रोब हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब चूंकि वो डेड है तो वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उसका जो होस्ट होगा, होस्ट को उसका जो हार्म होगा वो ना के बराबर होगा, वो कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता। तो उसको डेड कैसे किया जाता है? उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट कर दिए जाते हैं। तो फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट करके आप क्या करते हैं, आप उस माइक्रोब को किल कर देते हैं, उसे डेड कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो डेड हो जाता है तो वो आपका ना ही रेप्लिकेशन के लिए केपेबल बनता है और ना ही वायरुलेंसी के लिए केपेबल बनता है। सो इट इज इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेशन एंड वायरुलेंसी। तो इस किल्ड वैक्सीन का इस्तेमाल हम करेंगे जो हमारी बहुत सीवियर डिजीजेस होती हैं या हमारी जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती हैं। सो सीवियर डिजीजेस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अगेंस्ट अगर आपको वैक्सीनेशन तैयार करना है तो उन वैक्सीन में हम लोग प्रेफर करते हैं हम किल्ड टाइप की वैक्सीन बनाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये गारंटी रहती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप उस वैक्सीन के थ्रू उस पैथोजन को डालेंगे तो वो पैथोजन चूंकि किल्ड फॉर्म में है, डेड फॉर्म में है, तो वो हमारे होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं या आपकी सीवियर डिजीजेस हैं, उन डिजीजेस के अंदर हम लोग वैक्सीनेशन करने के लिए जो वैक्सीन का टाइप प्रेफर करेंगे वो हम किल्ड टाइप ऑफ वैक्सीन तैयार करेंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारी फोर्थ टाइप ऑफ वैक्सीन, एक्सट्रैक्ट वैक्सीन। एक्सट्रैक्ट वैक्सीन का मतलब क्या है? इसमें आपने वैक्सीन जो है वो कहीं से एक्सट्रैक्ट करके बनाई है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म नहीं लेते हैं, ऑर्गेनिज्म का एक फ्रेगमेंट हम लोग चूज कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म लिया, उसका हमने एक मटेरियल ले लिया, ठीक है, जो उसकी डिस्ट्रप्टेड सेल होगी, उस डिस्ट्रप्टेड सेल में से या उसकी जो लाइस्ड सेल होगी उसमें से हम एक मटेरियल आइसोलेट कर लेंगे। उस मटेरियल को या उस आइसोलेटेड मटेरियल को ही आप एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं। तो उस मटेरियल को आइसोलेट करेंगे और उसको हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग दी होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर होल माइक्रोब का इस्तेमाल
नहीं किया जाता है। यहाँ पे उस ऑर्गेनिजम्स का एक मटेरियल निकाल लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है। जो हमारी इस एक्सट्रैक्ट टाइप की वैक्सीन होती है, इसको हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं, ये मोस्ट सुटेबल होती हैं उस तरीके की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो आपका जो हमारी ये होती है ना किल्ड वैक्सीन्स, तो किल्ड वैक्सीन्स में भी ये रिस्क होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी किल्ड ऑर्गेनिज्म में से एक्सट्रैक्ट निकाल लें तो होस्ट को कोई गारंटी है कि होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म का पूरा मटेरियल तो है नहीं, तो वहां पर हम एक्सट्रैक्ट वैक्सीन यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की। सो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है? ये पॉसिबल हो पाया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक की मदद से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक में क्या किया जाता है, जो माइक्रोब है हमारा, उस माइक्रोब की वायरुलेंसी को चेंज किया गया है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि वो माइक्रोब की वायरुलेंसी को हम चेंज कर दें, कैसे? वायरुलेंसी उसके अंदर किसी जीन की वजह से हो रही होगी, अगर हम उसका वो जीन जो है वो ऑल्टर कर दें या उसे हम रिमूव कर दें, तो उस जीन की वजह से उस माइक्रोब के अंदर की वायरुलेंसी भी गायब हो जाएगी और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो उस माइक्रोब के अंदर वायरुलेंसी और रिप्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे, अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक का इस्तेमाल करें और उसके अंदर के वो जीन्स को हम लोग हटा दें या उसको चेंज कर दें, तो वो माइक्रोब अब ना ही वायरुलेंट हो पाएगा, ना ही वो आपका रेप्लिकेट कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ कैसे काम करेगा? एज अ फोटोग्राफ ऑफ दैट वायरस और एन बैक्टीरिया और पैथोजन। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को देखते हैं। उसके बाद हमारी आती है लास्ट, हमारी जो टाइप ऑफ वैक्सीन्स हैं वो है हमारी डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन में क्या किया जा रहा है? डीएनए वैक्सीन के को बनाने के लिए जो होस्ट होता है, उस होस्ट के अंदर हम जो पैथोजन होता है उसका डीएनए निकालते हैं और उसका डीएनए नेकेड कर देते हैं। उसके बाहर का जो भी मेम्ब्रेन है उसको सबको हटा के डायरेक्ट नेकेड डीएनए को होस्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इसमें क्या होगा, आपका जो होस्ट है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा है, जो पैथोजन है उस पैथोजन का डीएनए जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो उस डीएनए को हम उस पैथोजन से पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका एक डिजीज है, मान लीजिए आपका कोई भी एक वायरल डिजीज है, उस वायरल डिजीज का जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा, जो उसका पैथोजन होगा, उसका डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डीएनए को होस्ट के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि होस्ट सेल जो है वो नेकेड डीएनए को लेगा और जीन्स को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जो उसके पैथोजन प्रोडक्ट के जीन्स थे उसको एक्सप्रेस करेगा। डीएनए वैक्सीन जो है वो स्टिमुली, जब डीएनए आपका जाता है होस्ट के अंदर, तो जो ये इम्यूनिटी आपका प्रोवाइड करता है होस्ट के अंदर, वो इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है एज कम्पेयर टू दी अदर मेथड। आपने जितनी भी अभी ऊपर वैक्सीन पढ़ी हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, पर उसमें अगर हम बात करें डीएनए वैक्सीन की, तो डीएनए वैक्सीन में हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन को ना डालकर पैथोजन के अंदर जो डीएनए है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी है, उस डीएनए को हम उसके होस्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो होस्ट क्या कर रहा है, जो इम्यूनिटी शो कर रहा है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, उसके अंदर की जो इम्यूनिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक टर्म आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा। हर्ड मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपके पास क्या है, समझ लीजिए आपके पास एक बहुत सारे आपके पास फ्लावर्स हैं, ऐसे समझिए इसको। आपके पास एक बुके है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, आपके पास एक गुच्छा है फूलों का। ठीक है, दिस इज अ बुके। इसके अंदर आपके पास, लेट्स से यू हैव मेनी फ्लावर्स, लेकिन इसके अंदर एक फ्लावर है जो आपका, या लेट्स से दो फ्लावर हैं आपके, ये जो डिफरेंट कलर से मैंने बनाए हैं, ये जो है आपके, ये खराब हो चुके हैं। ठीक है, दे आर रॉटन। और बाकी जो आपको ये दिख रहे हैं रेड कलर से, ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये आपके फ्रेश हैं, ये जो रेड वाले फ्लावर्स हैं। तो इस फ्लावर्स के ग्रुप में अगर हम नजर डालेंगे, तो जो ये दो हमारे खराब फ्लावर्स हैं, मुझे ये इतने सारे फ्रेश रेड फ्लावर्स में नजर नहीं आएंगे।
ठीक है, तो अगर मैं ये बुके किसी को देने जाऊंगी, खरीदने जाऊंगी, तो मुझे, अगर मैं देख रही हूँ, एक नजर देख रही हूँ, तो मुझे, मैं नेग्लेक्ट कर दूंगी उन दो रॉटन फ्लावर्स को और मैं ये बुके परचेज कर लूंगी। तो मेरे इस इवेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को इग्नोर कर दिया। तो हर्ड इम्यूनिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या है, ये यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ये इंसान है, समझ लीजिए ये एक पॉपुलेशन थी ह्यूमन की। ठीक है, अगर आपके इस ह्यूमन पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स थे, उन 100 में से आपका 80 इंडिविजुअल्स जो थे आपके, उन्होंने इम्यूनिटी, उनके अंदर वैक्सीनेशन था, उनको वैक्सीनेशन करवा रखा था, तो दे हैव दिस इम्यूनिटी। लेकिन जो बचे 20 थे, वो आपके, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था, दे वर नॉट इम्यूनाइज्ड। तो जब वो पैथोजन आता है, तो वो पैथोजन फाइंड नहीं कर पाता है, जब वो एक पॉपुलेशन में ढूंढता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर तो 100 में से 80, यानी कि मोर देन आपका 60% जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर इम्यूनाइज्ड। मैं उनके बॉडी में जाऊंगा तो मैं इन्वेट कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर तो वैक्सीनेशन हुआ हुआ है, दे आर इम्यूनाइज्ड। तो वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाता है कि मेरे लिए सुटेबल कैंडिडेट कौन है जो नॉन इम्यूनाइज्ड है। तो वो क्या करता है, उस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को के लिए रेजिस्टेंस बना देता है, वो उस पॉपुलेशन पर जाता ही नहीं है अटैक करने के लिए। तो इस प्रकार की इम्यूनिटी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका एक पूरी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें से वो इंडिविजुअल्स जो वैक्सीनेटेड नहीं भी हैं, वो भी आपका इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा ही केस आप कोरोना को लेके समझ सकते हैं। कोरोना में अगर हम शुरू में, बीच में जब कोरोना का सेकंड लहर आया हुआ था, तो हम ये सुन रहे थे कि अगर आपके 10 लोग हैं, देर आर 10 पीपल, 10 पीपल में से अगर 5 लोगों ने भी आपका वैक्सीन लगाई हुई है, तो 5 तो अपने आप ही बच जाएंगे, दीज 5 आर वैक्सीनेटेड। ठीक है, एंड दीज आर नॉन वैक्सीनेटेड। लेकिन अगर 5 ने वैक्सीन लगाई है, तो ये 5 जो है, ये इनको कौन सी इम्यूनिटी मिल जाएगी? इनको मिल जाएगी हर्ड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि जब वो कोरोना का वायरस आएगा, तो वो कोरोना का वायरस इस लार्ज पॉपुलेशन में से, लेकिन देखिए इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जो नॉन वैक्सीनेटेड है, सॉरी, जो वैक्सीनेटेड है उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका वायरस जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इफ देर आर ओनली फ्यू पर्सन हु आर नॉन वैक्सीनेटेड, राइट, तो लार्ज पॉपुलेशन वाले लोग जो हैं आपके, वो वैक्सीनेटेड हैं, तो कोरोना वायरस क्या करता है, जो इक्के दुक्के रह भी जाते हैं नॉन वैक्सीनेटेड, उनको वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है, उसको लार्ज पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग जो है वो वैक्सीनेटेड नजर आते हैं। तो जो रिमेनिंग पीपल हैं, दोज हु आर नॉट वैक्सीनाइज्ड, दे गॉट हर्ड इम्यूनिटी। बट हर्ड इम्यूनिटी की भी अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपके जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा होने लग जाएगी, तो अगर उनको इन्फेक्शन होगा, सो दे विल spread that infection to the other non-vaccinated people. So this was all about the vaccine and the vaccination. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।